Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आज के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं हाफिज मोहम्मद अवैस। तो अच्छे से सबका आगाज हो चुका है और इस अच्छी सी सुबह में हम हमेशा लाते हैं आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक्स और इन्फॉर्मेशन और टॉप स्टोरीज। तो जब हम टॉपिक डिसाइड कर रहे होते हैं तो हमारी यही कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम उन टॉपिक्स के ऊपर बात करें कि जो आपसे रिलेट करते हैं, जो हमारे मसाइल हैं, जो आपके मसाइल हैं। तो मैं और उवैस अभी डिस्कशन कर रहे थे और हम यही बात कर रहे थे कि जी आज हम बात करेंगे महंगाई के हवाले से। और महंगाई जब बढ़ती है तो डेफिनेटली वो सीज़न देख के भी बढ़ रही होती है, क्योंकि वैसे तो हर महीने ही महंगाई बढ़ रही होती है, लेकिन जब गर्मियाँ आती हैं तो जिस तरीके से लोड शेडिंग होती है और दीगर चीज़ें, दीगर मामलात में जो है मुश्किलात पेश होती है, वैसे ही महंगाई भी बड़ी बढ़ जाती है। और क्लोथिंग्स के जो मामले हैं, ख़ास तौर से लॉन के हवाले से, उनके जो प्राइसेस होते हैं लॉन के सूट के, लॉन के जोड़ों के, वो बड़े हाई हो जाते हैं। और लोग यही सोच रहे होते हैं कि यार सेल प्राइसेस में अगर कोई चीज़ें अवेलेबल हो तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि गर्मियों की एक स्पेशल बात ये होती है कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा लॉन इन होती है। और हमारी जो लॉन है वो पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अब पसंद की जाती है और हमारी लॉन को पूरी दुनिया में पहचाना जाता है कि जी ये पाकिस्तानी लॉन है और इनके ये डिज़ाइन है, क्योंकि हमने फैशन में बेइंतहा तरक्की कर ली और हमारे पास नित नए डिज़ाइन होते हैं लॉन के लिए और हमारे पास नए नए ब्रांड्स होते हैं और साथ साथ हमारी नई नई क्रिएशन होती है। क्यों वैस? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। अच्छा, मुझे सवा एक बात नहीं समझ आती है, आप फैशन की बात कर रही हैं। हर बार जब सीजन तब्दील होता है तो ये इतने महंगे क्यों हो जाते हैं कपड़े यार? पिछले सीजन में और अगले सीजन में बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं होता? गैप नहीं होता? बिल्कुल फर्क नहीं होता। इतने महंगे क्यों हो जाते हैं? इतने महंगे हो जाते हैं क्योंकि वो सीजन की डिमांड होती है ना। अब यूजुअली दूसरी कंट्रीज में तो ये होता है कि नए प्रिंट्स आएंगे तो नई चीजें आएंगी, उसका नए प्राइस होगा, नए प्राइस होंगे और फिर डेफिनेटली उनकी क्रिएशन होती है। और साथ साथ इसमें कहीं हमारी गवर्नमेंट का भी बहुत हाथ है, क्योंकि फेस्टिविटी के दिन होते हैं ना दूसरे ममालिक में, वहाँ पर प्राइसेस लो कर दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जब कोई सेलिब्रेशन आ रहा होता है तो पता चल जाता है जी सेलिब्रेशन आ रहा है, प्राइस हाई कर दिए जाए। जी हाँ, तो कीमतें जो है वो मुंह मांगे दामों पर लोग मांग रहे होते हैं। खैर जी, गर्मियों का सीजन अब आने वाला है और गर्मियों के हवाले से बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि हम डिस्कस भी करेंगे और ज़ेरे बहस भी लेकर आएंगे। लेकिन आज हमें लगा कि इस मौजू पे ज़रूर बात करनी चाहिए, क्योंकि अब गर्मियों में सबसे ज़्यादा आप देखेंगे कि खवातीन लॉन की तरफ दौड़ेंगी। तो अब हम दौड़ते हैं हमारी टॉप स्टोरीज की तरफ। लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जियां, अब पाकिस्तान को हिरासा करने का मामला। आखिर भारत चाहता क्या है? भारत में पाकिस्तानी सिफारती अमले को हिरासा किया जा रहा है। मोदी सरकार क्या कर रही है, इस हवाले से भी अभी बात की जाएगी। मोदी सरकार क्या कर रही है, भारत क्या कर रहा है, डेफिनेटली पूरी दुनिया को पता है, पाकिस्तान को पता है, ये एक बड़ा इशू है। और अगर हम मोदी सरकार के हवाले से बात करें तो मोदी साहब ने जो अपनी पूरी कैंपेन की है, जितने भी वोट्स लिए उन्होंने इस दफ़ा, वो लिए ही उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बात करके है और वो लिए ही उन्होंने शिद्दत पसंदी दिखा के। जहाँ पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत हमारे साथ जारियत कर रहा है, वहीं अब हमारे सिफारती अमले के साथ भी भारत ने बहुत ज़्यादा मामला ख़राब कर लिए हैं। इस हवाले से भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त है ब्रेक का, कहीं जाएगा मत, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। तो जनाब, हम जब ब्रेक पर गए थे तो हम भारत के बारे में बात कर रहे थे कि भारत जिस तरह की जहरियत हमारे साथ में कर रहा है, पूरी दुनिया वाकिफ़ है इस चीज़ से। लेकिन अब ज़रूरत है तो इस बात की कि हमें अपने मौक़िफ़ को बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म के ऊपर लेकर आना है। बिल्कुल लेकर आना है और इस पर मजीद भी बात करेंगे, लेकिन अभी चलते हैं अपनी टॉप स्टोरीज की जानिब। पहले लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जियां, पाकिस्तान को हिरासा करने का मामला। आखिर भारत चाहता क्या है? भारत में पाकिस्तानी सफारती अमले को हिरासा किया जा रहा है। मोदी सरकार क्या कर रही है? पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सुहेल महमूद को दफ्तर खारजा बुला लिया गया, मामले पर मशावरत की जाएगी। सूबे को बिलउमूम और शहरी सिंध को बिलखुसूस जो तबाह किया है, तो हम ये समझते हैं कि इसमें हम शहरी रहमान साहिबा, क्योंकि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदा हैं और उनकी उम्मीदवार हैं, हमारे लिए मुनासिब नहीं है कि उनके नुमाइंदे को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेट में MQM अपना वोट उनके हक़ में दे।
एमक्यूएम ने सेनेट में पोजीशन लीडर के लिए पीटी फैसल सब्जवारी का शहरी रहमान को वोट न देने का ऐलान। इमरान इस्माइल का नंबर गेम पूरा होने का दावा। हमने दीगर जमातों से भी बात की है, उसमें बहुत सारी जमातें ऑन बोर्ड हैं, बहुत सारी आज शाम तक हो जाएंगी इंशाल्लाह। हमारे पास नंबर पूरा है। पर जो है एक एस्ट्रोलॉजर आए थे और उनकी प्रेडिक्शन पेशावर ज़ल्मी के हवाले से कुछ सही साबित होने जा रही है। अब जाकर कुछ सही साबित होती जा रही है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब मुख्तलिफ शहरों का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वफाकी दारुल हुकूमत में मौजूद हमारे नुमाइंदे आसिफ नवीद से। आसिफ, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज बताइएगा इस्लामाबाद में क्या हो रहा है? गुड मॉर्निंग जी। आज इस्लामाबाद में सबसे अहम अगर हम बात करें तो जो शरीफ ख़ानदान के खिलाफ नैब रेफरेंसेस की समात है वही हो रही है। गुज़श्ता रोज़ भी समात थी। जो अहम तरीन गवाह हैं एवन फील्ड प्रॉपर्टीज़ में ये नैब रेफरेंसेस में जो शरीफ ख़ानदान के खिलाफ वो JIT के सरबराह वाजिद ज़िया हैं। गुज़श्ता रोज़ भी उन्होंने अपना बयान कलमबंद करवाया था। बड़ा तफसीली बयान जो है अदालत के रूबरू उन्होंने पेश किया अपना मौक़िफ़। लेकिन आज भी उनका बयान, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ वो अपना बयान मुकम्मल तौर पर कलमबंद नहीं करवा सके थे, क्योंकि JIT की जो इंक्वायरी रिपोर्ट थी उसके 10 वॉल्यूम हैं जो बहुत बड़े बड़े बॉक्सेस में यहाँ लाए गए हैं। वो तमाम तर दस्तावेज़ात अंदर मौजूद हैं जिनके ऊपर वो अपना बयान कलमबंद करवा रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ उन्होंने जो कतरी शहजादे के साथ उनकी ख़तों किताबत होती रही बतौर JIT सरबराह, वो तमाम रिकॉर्ड अदालत में पेश किया और जो खतरी शहजादे की जानिब से शरीफ ख़ानदान के साथ जो प्रॉपर्टी या माली मामला तय पाए थे उसकी जो उन्होंने ख़त लिखे थे उसकी तस्दीक की है। तो लिहाजा वो जो ख़त थे उनको अभी शवाहिद के तौर पर तस्लीम कर लिया गया है। वैसे तो वाजिद ज़िया की मुतालबा था कि जो उन्होंने 10 वॉल्यूम जमा कराए वो तमाम के तमाम ही जो है वो इस केस का हिस्सा बनाए जाएं इसका शवाहिद के तौर पर। लेकिन जो मरियम नवाज़ के वकील हैं अमजद परवेज़, उन्होंने एतराज़ उठाया था कि जो मुतलका 3, 4 और 5 वॉल्यूम है उनको ही जो है वो इस रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। दीगर जो इनके अपने तज्जिए हैं या जो शवाहिद नहीं हैं उनको जो है वो इस अदालती कार्रवाई का हिस्सा ना बनाया जाए, शवाहिद के तौर पर ना तस्लीम किया जाए। जिसको जुज़वी तौर पर अदालत ने तस्लीम किया, सिर्फ वही डॉक्यूमेंट्स अब तस्लीम किए जा रहे हैं जो इंक्वायरी रिपोर्ट पर मबनी है। जो तज्जियाती तौर पर इन्होंने तैयार किए गए अपने तज्जिए हैं उनको जो है वो अदालत ने तस्लीम नहीं किया है। आज भी वाजिद ज़िया अपना बयान कलमबंद करवाएंगे। अब से कुछ ही देर में मरियम नवाज़, साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, उनके दामाद कैप्टन सफदर यहाँ कमरा अदालत में पहुंचेंगे। पंजाब हाउस से वो रवाना हो चुके हैं क्योंकि आज 9:30 बजे बताइएगा कि गुज़िश्ता रोज़ जो समात हुई थी उसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मुख्तसर हाजिरी के बाद चले गए थे। आज क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? एतराज़ भी नोट करवाया था उन्होंने। देखिए, कल गुज़श्ता रोज़ जब समात का आगाज़ हुआ तो वाजिद ज़िया डॉक्यूमेंट समेत पहुंचे नहीं थे, तो 10 बजे तक समात में वक्फा हुआ था। तो अदालत ने तीनों जो मुल्ज़मान हैं जिसमें साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, उनकी बेटी और दामाद को जाने की इजाज़त दे दी थी, लेकिन वो उसके बावजूद कमरा अदालत में मौजूद रहे। और कल पहली बार JIT के सरबराह के साथ वाजिद ज़िया और तीनों जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, उनकी साहबजादी का जो है ना, इकट्ठे वहाँ बैठे रहे। मियाँ साहब को हालांकि जाने की इजाज़त थी, लेकिन उसके बावजूद 12 बजे तक, तकरीबन 12 पौने 12 बजे तक अदालत के अंदर मौजूद कर रहे थे। आपका शुक्रिया वफाकी दारुल हुकूमत से। अब हम लाहौर का, लाहौर में क्या हो रहा है, लाहौर का मौसम कैसा है, वहां पर कौन सी सियासी और समाजी सरगर्मियां होने जा रही हैं, ये जानेंगे हमारे नुमाइंदे तारिक खान से। तारिक खान, गुड मॉर्निंग। आज गुड मॉर्निंग। आज लाहौर में मौसम की बात करें तो कुछ खुनकी सी है अभी तक, और सूरज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें दिखाना शुरू कर रहा है। दोपहर जो है गर्मी की शिद्दत बढ़ जाती है जिस पर पंखे और AC चलना जो है शुरू हो गए हैं दफातर में। इसके साथ अगर हम सियासी एक्टिविटीज़ देखें तो और लाहौर में जो है पंजाब असम्बली का धुआंधार सेशन जो है वो सेनेट इंतखाबात से जारी है, और आज भी उसका सेशन होगा जो प्री बजट के हवाले से सेशन होगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो और लाहौर पंजाब भर से जो है वाइस चेयरमैन यूनियन काउंसिल्स के और काउंसलर जो हैं वो चेयरिंग क्रॉस बिल्कुल पंजाब असम्बली के सामने धरना दिए हुए बैठे हैं और वो एहतजाज कर रहे हैं। और उनका कहना है कि उन्हें फौरी तौर पर इख्तियारात दिए जाए और वो इख्तियारात लेने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि जैसे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं और ये बात कर रहे हैं कि वोट को इज़्ज़त दो, तो लोगों ने हमें भी वोट दिए हैं तो हमारे वोटों की भी इज़्ज़त की जाए और हमें भी इख्तियारात दिए जाएँ। इसके साथ साथ
आज जो है फूड फेस्टिवल है जो आज मुनक्किद किया जाएगा, जिसमें मुख्तलिफ डिशेज जो है वो लाहौर के हवाले से फूड फेस्टिवल की आपने बात की है। एक तो आपने हमारी एपेटाइट इंक्रीज कर दी और दूसरा ये भी खबरें आ रही थी लाहौर से कि वहाँ पर फूड फेस्टिवल में और फूड सेंटर्स के ऊपर और कॉस्मेटिक सेंटर्स के ऊपर भी इंतजामिया ने चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है, छापा भी मारा जा रहा है। जी चेकिंग तो ज़रूर है, क्योंकि फूड्स में काफ़ी चीज़ें ऐसी शामिल हो रही हैं जो कि इंसानी सेहत के लिए बहुत मुज़र हैं। तो और जो फूड अथॉरिटी है वो बड़ी एक्टिव हुई है, ख़ास तौर पे पंजाब में अगर देखें हैं तो उनकी बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। और सुप्रीम कोर्ट में भी वो जो डीजी हैं वो पेश हुए हैं। मुख्तलिफ दूध जो हैं उनके सैंपल के हवाले से उन्होंने बात की कि ये मुज़र सेहत हैं, इनको नहीं होना चाहिए। इसी तरह मुख्तलिफ जो बड़े ब्रांडेड हैं, जिनको हम ब्रांड्स कहते हैं, जो फूड चेन्स हैं, वहाँ पर भी उन्होंने रेट्स किए हैं, उनके जो मटीरियल हैं उनको और नाकिस करार देके उनको जुर्माने भी किए हैं। इसी तरह अथॉरिटी बड़ी मुतारिक है। तारिक खान लाहौर से अपडेट कर रहे थे आपका बेहद, और ये बड़ी अच्छी बात है कि इस तरीके से चेक एंड बैलेंस रखा जाए और फूड सेंटर्स के ऊपर जाकर भी चेकिंग की जाए। और मैं बात करी थी कि जो गैर मेयारी कॉस्मेटिक है उसके हवाले से भी अब क्रैकडाउन शुरू हो गया है। ये जरूरी भी है, अगर चेक एंड बैलेंस ना रखा जाए तो फिर वही होता है कि कहीं खदे पकड़े होते हैं और कहीं गैर मेयारी कॉस्मेटिक चीजें बिक रही होती है। बहरहाल आगे याद दिलाने का शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और अब खुशबुओं के शहर पेशावर का रुख करते हैं, जहां पर हमारी नुमाइंदा सफरानी मौजूद हैं। उनसे मालूम करेंगे कि आज पेशावर में क्या होने जा रहा है, क्या सियासी और समाजी सरगर्मियां हैं। सबा, अस्सलाम वालेकुम। आज पेशावर के हवाले से अगर बात करें तो जैसे आपने कहा खुशबुओं का शहर है और यहाँ पे बल्कि पूरा पाकिस्तान में पूरी उसमें जो है तो बाहर का मौसम भी आ चुका है, तो वाकई में खुशबुओं के शहर से बाहर ही याद आती है। आज के जो तकरीबात है उसके हवाले से अगर हम जिक्र करें तो जनूबी अजला के जो विलेज काउंसलर्स हैं वो आज पेशावर प्रेस क्लब में अपने हकूक़ के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसके अलावा ब्लू वेन्स जो हैं वो भी ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से आज पेशावर प्रेस क्लब जो है वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम उन्होंने किया है। इसके अलावा तारू जब्बा चौक में जो एक स्कूल है वहाँ उसको आर्मी पब्लिक स्कूल के शहीद मुजाहिद हुसैन के नाम पर किया जाएगा। आज इस हवाले से तकरीब का इनेकाद भी किया गया है। पेशावर से सबरानी अपडेट कर रही थी, आपका बेहद शुक्रिया। और पेशावर शहर से भी हमने जो है पूछा कि वहाँ पर कैसा हाल है। अब बढ़ते हैं सक्खर की जानिब, जहां का हाल कुछ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सक्खर की मसरूफ तरीन शाहराह मिलिट्री रोड का तौसी मंसूबा इंतजामिया की संगीन गफलत की वजह से ताखीर का शिकार हो रहा है। 4 किलोमीटर रोड की तामीर 3 साल में भी मुकम्मल ना हो सकी, जबकि धूल मिट्टी अवाम का मुकद्दर बन गई है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। सक्खर में आज न्यूज़ के नुमाइंदे जमील मुगल मौजूद है। जी जमील। जी सक्खर में तामीराती मनसूबे तरक्याती मनसूबे तो शुरू किए जाते हैं, लेकिन इनमें ताख़ीर की वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस वक्त मैं सक्खर के अहम तरीन शाहराह मिलिट्री रोड पर मौजूद हूँ। ये तकरीबन 3 साल से काम जारी है। आधा काम हो गया था तो ठेकेदार पैसे लेकर भाग गया, उसका कोई पता नहीं है। अब दोबारा दूसरे ठेकेदार ने काम शुरू किया है तो वो भी काम बंद हो गया है, जिसकी वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। शहर इस इलाके में कई बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से गाड़ियों को नुकसान पहुंच रहा है। ये अहम तरीन शाहराह मैं इसलिए कहूँगा कि जहाँ जो दीगर शहरों से लोग सक्खर आते हैं वो इस शाहराह से गुजर के जो है वो शहर में दाखिल होते हैं, तो यूँ शहर में आने से क्या तासुर लेते होंगे कि ये शहर की क्या हालत है। मंसूबे शुरू किए गए हैं लेकिन पूरे नहीं किए जाते। आवाम यहाँ पे मुतालबा कर रही है कि सक्खर का ये अहम तरीन मिलिट्री रोड जो है वो दुरुस्त किया जाए, जल्दी बनाया जाए, क्योंकि यहाँ से धूल मिट्टी उड़ने वाली जो है कई बीमारियों को जन्म ले रही है, जिसकी वजह से जमील मुगल अपडेट कर रहे थे। आपका बेइंतहा शुक्रिया। और सक्खर की बात की तो मुझे कोयटा भी याद आ गया कि आज एक स्पेशल रिपोर्ट कोयटा के हवाले से सामने आई है, जिसमें कोयटा के हवाले से ये कहा गया है कि जी वहाँ पर जो तामीराती काम है वो सुस्तरवी का शिकार है और ट्रैफिक का इंतहाई बुरा हाल है कोयटा में। कोयटा में जो शहरी हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है ट्रैफिक जैम की सूरत हाल की वजह से, लेकिन इस हवाले से कोई खास इकदाम किए नहीं जा रहे हैं। खैर, अब बढ़ेंगे हम अखबारात की जानिब और जानते हैं कि आज 6 सुर्खियों में क्या कुछ है। तो चले जनाब, जंग मेरे पास इस वक्त मौजूद है और जंग में वही मेन लीड है जिसका हम जिक्र कर रहे थे। भारत के हवाले से हमारी टॉप स्टोरीज भी थी
भारत से पाकिस्तानी हाई कमिश्नर तलब। अच्छा, दिल्ली में ये तमाम तर मामला हुआ है जिसमें सिफारती अमले के हवाले से जो है काफ़ी ज़्यादा बातें सुनने में आई हैं कि किस तरीके से उन्होंने हमारे सिफारती अमले को हरास किया है, साथ साथ उनके पिक्चर्स भी खींचे हैं। इस हवाले से पाकिस्तान ने भी अब एहतजाज किया है और ये जो एहतजाज है ये बिल्कुल बनता भी है और इसके ऊपर जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है, क्योंकि एक तरीक़ाकार होता है, एक किसी कंट्री का वक़ार होता है। आप वियना कन्वेंशन के थ्रू बाउंड हैं कि आप इन तमाम सिफारतकारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, चाहे वो किसी भी मुल्क का हो। हमारे सिफारतकार जब किसी भी मुल्क में जाते हैं तो उनका तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, उनके हवाले से तमाम मामलात को देखना खुद पाकिस्तान की और उस कंट्री की भी जिम्मेदारी होती है जिस कंट्री में हमारा ये सिफारती अमला होता है। लेकिन भारत की जानिब से अगर भारत की बात की जाए तो लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो लोग शहरी आबादियों को भी निशाना बनाने से नहीं चूकते हैं, तो वो फिर हमारे सिफारती अमले के साथ क्या मामलात करेंगे। इस हवाले से जो हमारे फ़ॉरेन ऑफिस के तर्जुमान हैं डॉक्टर फैसल साहब, उन्होंने जो है बाकायदा तौर पर रिपोर्टर से गुफ्तगू की है और बाकायदा तौर पर उन्होंने बताया है कि किस तरीके से अब इस मामले को आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये मामला अब गौर तलब है। भारत जाहरियत की तो सरहदों पर हद कर ही रहा है, लेकिन वो इंटरनली भी हमारे लोगों को, हमारे अमले को, हमारे सिफारती फैमिलीज को भी परेशान कर रहा है। अच्छा सबा, दफ्तर खारजा के तो तर्जुमान हैं, उन्होंने ये भी कहा था कल अपनी हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कि अपने सफारतकारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी हद तक जाना पड़ा तो जाएंगे और कोई भी जो हिकमत अमली तरतीब देनी पड़ी वो देंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। दूसरी खबर एक्सप्रेस अखबार से मेरे पास है। एक्सप्रेस अखबार में आज ये खबर लगी और बड़ी ज़बरदस्त खबर है। 40 अरब से ज़ायद की इनसाइड ट्रेडिंग, अमरीका में तैनात सफ़ीर अली जहांगीर सिद्दीकी को नैब ने तलब कर लिया है। नैब ने SECP की तफ्तीशी रिपोर्ट हासिल होने पर अली जहांगीर को 22 मार्च को तलब किया है। नाम ECL में भी डाला जाएगा, ये कह रहा है ये अखबार का ये इस वक्त खबर। चलें जी, और ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका के अंदर जो एम्बेसडर तैनात किए जाते हैं, आपको पता है सबा, आमतौर पे उसे प्राइज्ड पोस्टिंग कहा जाता है। और अली जहांगीर सिद्दीकी चूंकि वो एक नामवर बिजनेस ग्रुप के मालिक के बेटे हैं, तो यहाँ पर भी काफी सारे सवालात उठ रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें किस बुनियाद पर, किस क्राइटेरिया के ऊपर उन्हें नामजद किया है। बहरहाल अब देखते हैं कि नैब में ये पेश होते हैं और आगे क्या चीज होती है। आगे क्या चीज होती है। चलो जी, हमने टॉप स्टोरीज तो जरूर शामिल किया, अखबार की लीड्स भी हमने बताई। अब कुछ अच्छी खबरें भी हम इस हवाले से शामिल करते हैं कि जनाब जिन लोगों को जीप रैली का बड़ा शौक है तो वो 18 मार्च से पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और बोलान में, बलूचिस्तान में ये जीप रैली जो है उसका निकाला है 18 से 21 मार्च तक। तो जनाब जबरदस्त सा ये कॉम्पिटिशन होता है और जबरदस्त सा ये मुकाबला होता है और दुनिया देखती है कि पाकिस्तान के पास जो भी ड्राइवर्स हैं या दूर दराज से जो भी लोग इस रैली में हिस्सा लेते हैं वो कितने ज़्यादा ज़बरदस्त और टैलेंटेड है। और एक और बड़ी अच्छी खबर हम आपको मैं दूंगी और वो खबर है यौम पाकिस्तान के हवाले से, यानी कि 23 मार्च के हवाले से जो कि आने वाला है और उसकी प्री प्रिपरेशन देखिए हमने अभी से तैयारियां कर, हाँ ये समझ सकते हैं कि ये प्री प्रिपरेशन है तो वो जारी हैं। उस हवाले से जो हमारे सदर मुमलिकत हैं उन्होंने ये कहा है कि जी 141 ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं कौमी और बैनुल अक़वामी जिनको वो अवार्ड देंगे, जिसमें सितारा इम्तियाज़ भी है और ऑनरेबल जितने भी अवार्ड्स होंगे तो वो दिए जाएंगे। तो दिस इज़ वेरी गुड थिंग। इस हवाले से मजीद भी आपको बताएंगे जैसे जैसे डेवलपमेंट होंगी। लेकिन फिलहाल गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, कहीं जाएगा मत, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और अब आपको बताएं कि MQM PIB के बाद बहादुराबाद ने भी सेनेट में अपोजिशन लीडर के लिए तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की हिमायत कर दी है। रहनुमा MQM फैसल सफवारी कहते हैं पीपल्स पार्टी ने सिंध का बेड़ा गर्क कर दिया, इस उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे। जबकि PTI के इमरान इस्माइल ने नंबर गेम पूरा होने का दावा कर दिया। हमने दीगर जमातों से भी बात की है, उसमें बहुत सारी जमातें ऑन बोर्ड हैं, बहुत सारी आज शाम तक हो जाएंगी इंशाल्लाह। हमारे पास नंबर पूरा है। कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने गुज़िश्ता 10 बरसों में सूबे में जो बदउनवानी और नाअहली के सबब इस सूबे को बिलउमूम और शहरी सिंध को बिलखुसूस जो तबाह किया है, तो हम ये समझते हैं कि इसमें हम शहरी रहमान साहिबा, क्योंकि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदा हैं और उनकी उम्मीदवार हैं, हमारे लिए मुनासिब नहीं है कि उनके नुमाइंदे को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेट में MQM अपना वोट उनके हक़ में दे। तो ये रहनुमाओं की बातें आपने सुनी और इसी सारे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं PTI के रहनुमा फवाद चौधरी, सेंट्रल स्पोक्स पर्सन है। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज ये बताइएगा सबसे पहले कि MQM पाकिस्तान ने सेनेट में अपोजिशन लीडर के लिए तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की हिमायत का ऐलान किया,
आपका वफ्द एमक्यूएम वालों के पास भी गया, तो इस हवाले से क्या आप लोग एमक्यूएम से इल्हाक करने जा रहे हैं? इलेक्शन में क्या अलायंस होने जा रहा है? बात यह है कि जो सेनेट की हिकमत अमली है वो सेनेट की हिकमत अमली है। अगर हम डिवाइडेड रहते पहले भी तो इसका मतलब ये था कि हम PMLN को ये जो नशिस्त है चेयरमैन की वो दे देते। लिहाजा हमने एक हिकमत अमली बनाई और हमने ना सिर्फ मुस्लिम लीग नून को बल्कि पीपल्स पार्टी को भी चेयरमैन सेनेट का जो सीट है वो नहीं लेने दी। इसी तरह से अब जो अपोजिशन का स्लॉट है उस पर हम समझते हैं कि अगर आप बेहतर अपोजिशन चाहते हैं तो वो PTI ही होगी। तो इसलिए हम जो ये कोशिश कर रहे हैं कि ये PTI जो है ये सीट ले, और इसके लिए MKM से बातचीत हो रही है। ये सेनेट की हिकमत अमली है, जनरल इंतखाबात का इससे कोई ताल्लुक नहीं। चौधरी साहब, आप लोग शुरू दिन से ही MKM के मुखालिफ रहे हैं और इस हवाले से कई आप लोगों ने बयानात भी दिए हैं। मुत्तहदा बानी के दौर में भी काफ़ी बयानबाजी, झड़प, लड़ाई झगड़े चलते रहे हैं और अभी भी असम्बली में जो लोग बैठे हैं वो बानी मुत्तहदा के मुंतखब करदा लोग हैं और आप लोग उन्हीं से वोट भी मांग रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? आपका व्यू भी लेंगे आपके बारे में जो आप इस सवाल का कॉमेंट करेंगे, लेकिन यहाँ पर गुड मॉर्निंग आज में वक्त हुआ एक इंस्टेंट ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। तो जनाब, हमारे साथ इस वक्त PTI के रहनुमा फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं, जिनसे हमने वोटिंग के हवाले से सवाल किया था कि आप लोग बानी मुत्तहदा के मुंतखब करदा लोगों से ही क्यों वोट मांग रहे हैं। जी सर, क्या कहेंगे इस पे आप? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इनका ताल्लुक है अल्ताफ हुसैन से। अल्ताफ हुसैन की साथ फरोग नसीम साहब है और जो बाकी लोग हैं वो उनकी एक अपनी सियासत है, उनकी एक अहमियत है और वो सेनेटर्स हैं। पाकिस्तान के आइन का तहफ़्फ़ुज़ का उन्होंने हलफ लिया हुआ है। सो अगर वो हमारे साथ देते हैं तो इससे अल्ताफ़ हुसैन का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, अल्ताफ़ हुसैन का कोई ताल्लुक़ नहीं है, अल्ताफ़ हुसैन की MKM का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है और ना ही हम MKM जो है उससे को मुज़ाकरात कर रहे हैं। अच्छा फवाद भाई, ये बताएं कि इस वक्त कराची का स्टेक किसके क्या समझते हैं? आइंदा आने वाले इलेक्शन में PTI कितनी नशिस्तें ले सकती है कराची से? क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल और फंक्शनल लीग के इत्तेहाद की भी बातें हो रही हैं साथ में। देखिए, कराची में अगर किसी का वोट है तो इमरान खान का है। सो जो भी इत्तेहाद होगा वो वोट के लिए होता है और ये देखना होता है कि कौन सा लीडर कितना असर डाल सकता है। सो इससे इस वक्त जो कराची की सिचुएशन है उसमें इमरान खान से बड़ा वोट बैंक किसी का नहीं है और देखेंगे कि हमें किसी के साथ इत्तेहाद की ज़रूरत भी है कि नहीं। ठीक है। अच्छा सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपकी राय के हवाले से जो भी बात है PTI उसका स्टांस जो है वो क्लियर कर रही है, लेकिन अगर पीपल्स पार्टी की बात करें, जिस तरह सेनेट से इत्तेहाद हुआ था लेकिन अब आप लोग शहरी रहमान को वोट नहीं दे रहे, तो सर क्या ये फेडरेशन की मजबूती है या नहीं? और अगर आप लोग बलूचिस्तान से सेनेट का चेयरमैन लाते हैं तो वजीर आजम भी बलूचिस्तान से लाएंगे या फिर वजीर आजम इमरान खान ही होंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि पीपल्स पार्टी से हमारा कोई इत्तेहाद नहीं हुआ। अच्छा। हमारा जो इत्तेहाद था वो बलूचिस्तान से आज़ाद जो सेनेटर्स इलेक्ट हुए उनसे था और जो बाकी मैनूवरिंग हुई है वो उनकी तरफ से हुई है। जहाँ तक सेनेट का चेयरमैन लाने का ताल्लुक है उसमें हमने कोशिश की। सेनेट एक ऐसा इदारा है जो नंबर से ज़्यादा उसमें सेंटिमेंट इम्पॉर्टेंट है। सेंटिमेंट ये है कि उसमें फेडरलिज्म जो है वो इम्पॉर्टेंट है, वफाक इम्पॉर्टेंट है। उसी जज्बे के तहत हम जो एक बलूचिस्तान से चेयरमैन सेनेट लेके आए हैं और आगे जिस तरह की सिचुएशन होगी इंशाल्लाह देखेंगे। अगले वज़ीर-ए-आज़म इंशाल्लाह इमरान खान होंगे जो बलूचिस्तान के भी वज़ीर-ए-आज़म हैं, पंजाब के भी वज़ीर-ए-आज़म हैं, KP के भी वज़ीर-ए-आज़म हैं और सिंध के भी वज़ीर-ए-आज़म। आप फवाद भाई सेंटिमेंट्स की बात, तो आप ये बताएं कि पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी पर आप लोग जैसे इल्जामात पहले लगाते रहे, करप्शन की बातें होती रही हैं, तो क्या आज भी आप लोग जरदारी को बीमारी समझते हैं जैसे पहले आप लोग कहते थे? देखिए, हमारी राय जरदारी साहब के बारे में, पीपल्स पार्टी के बारे में बिल्कुल नहीं बदली। हम समझते हैं कि ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं और हम इसलिए जो पाकिस्तान का जो असल सियासत होगी और जो सियासत में बेहतरी होगी वो ये होगी कि हम इनको तब्दील कर सकें, पाकिस्तान में सियासत को तब्दील कर सकें। कोशिश है, अब आगे देखते हैं इंशाल्लाह क्या होता है। अच्छा सर, आप लोग आइन तोड़ने वालों, तौहीन अदालत करने वालों, करप्शन को सबके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। सर, आप लोग परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ कोई आवाज़ क्यों नहीं उठाते? क्या इनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे अब आप?
देखिए, परवेज़ मुशर्रफ माजी का किस्सा है और उनका जो मामला है इस वक्त कोई अर्जेंसी नहीं है, ना ही पाकिस्तान की सियासत के ऊपर, ना ही पाकिस्तान के मुस्तकबिल के ऊपर जो मुकदमात हैं परवेज़ मुशर्रफ की, उनकी कोई अहमियत है, ना ही उसकी कोई ख़ास उसका फ़र्क पड़ता है। आप अपनी आवाज़ उठाते हैं जो आपके लिए उस वक्त पॉलिटिकली जिसका मुल्क को ज़रूरत है, और जब ज़रूरत होगी तो उस वक्त उठाएंगे, अभी कोई ज़रूरत ऐसी लग नहीं रही। अच्छा, मुशर्रफ साहब के बारे में आप कह रहे हैं कि तमाम चीज़ें माजी का हिस्सा हैं। चौधरी साहब, ये कराची की सियासत में आप क्या चेंज देख रहे हैं अब आने वाले दिनों में? क्या एमक्यूएम के तमाम धड़े एक होकर साबिक सदर मुशर्रफ उनकी कमान संभाल सकते हैं? ऐसे कोई आसार लग रहे हैं आपको क्या? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान, जो कराची की सियासत है वो आगे तरीके इंसाफ की तरफ बढ़ रही है, और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए, हमारी मुकामी क़यादत की कोशिश होनी चाहिए कि वो हर जगह अपनी जो लीडरशिप है उसका अमली मुजाहरा कर सके। कराची इस वक्त ट्रूली एक PTI का शहर है, क्योंकि कराची एक वफाकी शहर है, और हमने जो इमरान खान साहब ने वहाँ पे बात की और एक डायरेक्टली इलेक्टेड मेयर की जो इमरान खान कॉन्सेप्ट दे रहे हैं वही कराची के मसाइल का हल है, और उसकी तरफ ही चलना कराची के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और कराची का मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आना भी ज़रूरी है। और तहरीक इंसाफ एक मेन स्ट्रीम पार्टी है। कराची की जो शहरी हैं अगर वो वफाक की सियासत करेंगे तो उनको भी उसका फायदा होगा, और वफाक को भी कराची की इंक्लूजन का फायदा। PTI के रहनुमा फवाद चौधरी साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, और इंतहाई अहम टॉपिक था जिसके ऊपर वो गुफ्तगू कर रहे थे, और बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है। कह रहे हैं कि कराची की जो कराची है डेफिनेटली उसके अंदर PTI बड़ा स्टांस रखती है, PTI का मेजर करेक्टर है, लेकिन हैरत की बात ये अवेज़ कि जब PTI के हवाले से अगर बात की जाए तो PTI के लोग या PTI के रहनुमा खुद खान साहब भी अब ये कहते हैं कि जी अब हमें कराची की तरफ आना है और कराची की तरफ फोकस करना है। मतलब इतने सारे सालों में अभी तक कराची की तरफ PTI का वो फोकस नहीं रहा जिसकी तवक्का शायद उनके वोटर्स या उनके हामी कर रहे थे, और इसी वजह से नाज बलोच जो है उन्होंने भी ये वजह बताई थी कि जी मैं PTI इसीलिए छोड़ रही हूँ क्योंकि PTI का फोकस जो है वो कराची की तरफ नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब चूंकि इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं तो अब खान साहब ने भी कहा है कि अब थोड़ा सा कराची की तरफ भी ध्यान दें, क्योंकि कराची के अंदर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, यहाँ की पॉलिटिक्स के अंदर गैप बहुत ज्यादा है। बहरहाल मजीद भी दीगर चीजों के हवाले से बात करेंगे, PSL के हवाले से बात करेंगे, लेकिन गुड मॉर्निंग आज में यहाँ लेंगे एक ब्रेक। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और अब कुछ बात कर लेते हैं पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से जो दिन ब दिन कशीदा होते जा रहे हैं। भारत पाकिस्तान से दुश्मनी में इतना आगे चला गया कि सिफारती आदाब ही भूल गया। नई दिल्ली में पाकिस्तानी सिफारतकारों को हिरासा किए जाने के मामले पर पाकिस्तान ने भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर को तलब करके एहतजाज भी किया, और सारे मामले पर मुशावरत के लिए पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सुहेल महमूद को दफ्तर खारजा भी बुला लिया गया है। पहले लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जियां और अब पाकिस्तानी सफारतकारों को हिरासा करने का मामला। भारत में पाकिस्तानी सफारतकारों को हिरासा करने की तस्दीक तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भी कर दी। However, we have been stopped, blocked again by the same people. They are still with us. It has been almost 30 minutes now. भारत सफारतकारों की हिफाजत करने की जिम्मेदारी पूरी ना कर सका। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान ने भारतीय डेप्यूटी हाई कमिश्नर को तलब करके मामले पर एहतजाज किया। डॉक्टर फैसल ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में ताकत के तवाजुन का हामी है, लेकिन भारतीय इक़दामात खित्ते के अमन के लिए खतरा है। इस मुद्दे को उठाना पड़ेगा जी, हम उठाएंगे इंटरनेशनली, बायलैटरली। यकीनन ये हाईएस्ट लेवल पे उठाया जा चुका है, यहाँ पे भी और दिल्ली में भी। भारत का पाकिस्तानी दुश्मनी में इतना आगे निकल जाना और सफारती आदाब भूल जाना। पाकिस्तान को भी अब भारत का असली चेहरा आलमी सतह पर बेनकाब करना होगा और सफारतकारों को हिरासा करने का मामला आलमी सतह पर उठाना होगा। तो नाज़रीन, ये रिपोर्ट आपने देखी और इसी सारी सूरत हाल पर मजीद भी बात करेंगे तर्जुमान दफ्तर खारजा से, लेकिन इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी नफीस नईम साहब ने। सर, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और अब चलते हैं तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर मोहम्मद फैसल की जानिब, जो हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर चुके हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम जी, आपको सुबह बखैर। जी सर, सुबह बखैर। सर, ये क्या मामलात हो रहे हैं भारत के साथ? भारत जारियत तो रखा हुआ है पाकिस्तान के साथ, लेकिन अब सिफारती आदाब भी भूल गए। हाँ जी, ये हमारे सफारत खाने को, हमारे अफसरान को, और उसमें ज्यादा परेशानी की बात है उनकी फैमिलीज को और बच्चों को बड़ी डिफिकल्ट सूरत हाल का सामना है। और जो वियना कन्वेंशन है जो गवर्न करता है सफारती रिलेशंस को ममालिक के दरमियान, ये उसकी कंप्लीट वायलेशन है। और हिंदुस्तान की जिम्मेदारी है कि जो सफारतकार वहाँ रहते हैं उनको रहने और काम करने की आज़ादी दी जाए,
और बड़े दुख की बात हमारे लिए ये है कि हिंदुस्तान इस मामले में मुकम्मल तौर पे नाकाम है। डॉक्टर साहब, आप सही कह रहे हैं कि हिंदुस्तान नाकाम नजर आ रहा है। पाकिस्तान का इस वक्त स्टैंड ऑफिशियली आपने कल बयान भी किया हफ्तावार ब्रीफिंग के अंदर, तो अब होगा क्या? पाकिस्तान ने अपने एम्बेसडर को भी वहां से बुला लिया है, कमिश्नर को वहां से बुला लिया है, अब मुशावरत होने जा रही है, किन चीजों पर बात होगी? ये भी उनको हमने बुलाया है मुशावरत के लिए इसी सिलसिले में कि वहाँ के जो हालात हैं वो किस नहज पे पहुंच चुके हैं और इस सिलसिले में आगे क्या क्या इक़दाम उठाए जा सकते हैं वो आ जाएं। उम्मीद है कि आज तशरीफ ले आएंगे शाम तक, तो उसके बाद फिर ज्यादा वजाहत हो सकेगी कि हम आगे कैसे चल सकते हैं। सर आपने ये कहा है कि डिप्लोमेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आप हर सतह पर जाएंगे और हर हद तक जाएंगे। बिल्कुल। तो वो क्या हद है कि आप कहां तक जाएंगे? और ये कि आपके पास तो अब सबूत भी आ गए हैं, एक वीडियो वाइज भी आपके पास सबूत है, विजुअल्स हैं उस इवेंट की, जो रोका गया एम्बेसडर की गाड़ी को, उसको मोटरसाइकिल वाले आए, कारें आई, उन्होंने उसको अहाता कर लिया, उसके गिर्द आ गई। तो आप इसके हवाले से अब इस प्रूफ के हवाले से कहां तक जाएंगे? और क्योंकि हम देख रहे हैं जेपी सिंह की बार बार तलबी का तो कोई फायदा ही नहीं हो रहा, भारत तो सुनने पे राजी ही नहीं है, तो आप इसको किस तरीके से, क्या किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे, क्या आर्मी सतह पर इसको उजागर करेंगे? जी बिल्कुल, हर प्लेटफॉर्म पे, हर जगह पे, इंटरनेशनली, बायलैटरली इसको उठाया जाएगा। हमारे सिफारतकारों की हिफाजत हमारे लिए क्रिटिकल है, बुनियादी चीज है। इस मामले में कोई कमजोरी या कोई कोताही नहीं दिखाई जाएगी और इस सिलसिले में जो अगले इक़दाम होंगे वो बहुत जल्द आपकी नजर में आ जाएं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, इस सिलसिले में इकदाम तो करने ही चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल अगर भारत में हमारे सफारत खाने के लोग मौजूद हैं, हमारे लोग मौजूद हैं, तो उनका वकार, उनकी इज्जत भी अपनी जगह है। और जिस तरह से ये वाकया पेश आया, इंतहाई अफसोसनाक वाकया है। सर, आपको क्या लगता है कि दिन ब दिन भारत की जानिब से जो इस तरह की हरकतें की जा रही हैं, क्योंकि वहां पर बीजेपी की हुकूमत है और अब नरेंद्र मोदी जो है वो अपना नैरेटिव मजीद पाकिस्तान के हवाले से जो है सख्त करते जा रहे हैं, आपको क्या लगता है ये भी उसी की एक कड़ी? जी, वो घबराहट का शिकार हैं। ये पीछे आपने कमांडर यादव का जब उसकी मदर और वाइफ आई थी, उसके बाद भी जो उनके मीडिया का रिएक्शन और हुकूमत का था, वो बड़ा घबरा गए। एक जासूस पकड़ा गया, समझ नहीं आ रही क्या करें। अभी भी एक घबराहट का आलम है कि बच्चों को, सफारतकारों के बच्चों को अगर रोक लिया जाए सड़क पे, तो हुकूमत या तो पूरी तरह काबू में नहीं है अपने एजेंसीज के, जो कि जाहिर है उनकी एजेंसियां उनके काबू से बाहर लगती हैं, या हुकूमत का काम वैसे नहीं हो रहा, वो नजर ही आ रहा है आपको उनके बस में। तो लेकिन सर एक सवाल ये पैदा होता है, देखें आज भी अफसोसनाक वाकया हुआ है अब्बासपुर सेक्टर में, 2 नौजवानों को भारतीय फौजियों ने फायरिंग करके शहीद कर दिया है, उस और 4 घरों को तबाह कर दिया है। पाकिस्तान बार बार, और इवन हमने देखा था कि यूएन ऑब्जर्वर्स ने खुद जो है इसके अहनी शाहिद हैं कि बात कर रहे थे वो 2 नौजवानों से और उन पर फायरिंग करके उन्हें जख्मी कर दिया गया। आप अपने इस मौक़िफ़ को इतने भरपूर तरीके से क्यों नहीं उठाते जबकि आपके पास तमाम सबूत भी हैं? अब तो यूएन जो मुबस्सरीन है उनको भी मालूम हो गया कि भारत वायलेशन कर रहा है, तो इस पर पाकिस्तान की कोताही नहीं है? ये हर मौके पे और मुद्दे पे भी उठाया जाता है। जैसे आप खुद कह रहे हैं कि जब यूएन के मुबस्सरीन ने खुद देख लिया तो इसमें कोताही का सवाल तो खत्म हो गया ना जी, और अगर उन्होंने देखा है तो वो इसके विटनेस हैं, वो मामला हल हो गया। वैसे इस सिलसिले में हमारे वज़ीर ख़ारजा ने एक चिट्ठी अभी भी लिखी यूएन सेक्रेटरी जनरल को, प्रेसिडेंट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को, कि सीज़ फायर वायलेशंस कितनी हो रही हैं। इसी सिलसिले में हम जो डिफेंस अटाशी हैं जितने यहाँ पोस्टेड इस्लामाबाद में, उनका हमने दौरा कराया लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री का, कि वो हालात खुद देख सकेंगे क्या हैं। OIC का एक डेलीगेशन आया था ICHR से, उसने विजिट किया LOC को भी और वर्किंग बाउंड्री को भी। इसके अलावा एक तवील लिस्ट है जहाँ जहाँ इन चीज़ों को उठाया गया, हाईलाइट किया गया। तो ये आपकी बात ये दुरुस्त है कि जो सीज फायर वायलेशन हैं इसमें बड़ा मैसिव इंक्रीज हुआ है। पिछले साल करीबन 2000 सीज फायर वायलेशन हुई हैं। सबसे ज्यादा वायलेशंस 2017 में हुई हैं सर। जी 54 शहादतें हुई हैं और करीबन 300 के करीब लोग जख्मी, और उसके अलावा इस साल 550 से 600 हो चुकी हैं। मार्च का महीना है, 3 माह हुए हैं और 17-18 करीबन 20 शहादतें हो चुकी हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा जी, डॉक्टर साहब ये बताइएगा, आपने अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सरीन की बात की और फॉरेन ऑफिस की जो हिकमत अमली है और उसकी जो कोशिशें उस हवाले से बात की। इंडिया के अंदर, न्यू दिल्ली के अंदर जो हमारे सफारतकारों के साथ हो रहा है, खासतौर पर आपने कहा कि गाड़ी को रोक लिया जाता है, बच्चों की तस्वीर बनाई जाती है, ड्राइवर्स को रोक लिया जाता है, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है
क्योंकि अगर देखें तो आपने जैसे कहा कि उनके जो खुफिया इदारे हैं उनका शायद कंट्रोल बिल्कुल बेलगाम उनको इजाजत दे दी गई है, तो क्या इस तरह होता है सर्कस के जो ऊपर टॉप लीडर बैठे हैं क्या उनको बिल्कुल खुली इजाजत दे दी जाती है? इसी तरह अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर भी तो इंडियन डिप्लोमेट्स हैं, तो फिर क्या पाकिस्तान भी अपने इदारों को खुली इजाजत दे इस तरह की कार्रवाइयों के लिए? नहीं जी, हमने तो ऐसी कोई हरकत नहीं की है, ना कोई शिकायत आपने देखा है। और बच्चों को इस तरह की बात करना तो कोई बात समझ नहीं आती मुझे तो कि जी बच्चों को एक स्टेट एक सफारतकार के बच्चों को सड़क पर रोक के कौन सा मैसेज देना चाहती है, मेरी समझ से बाहर है जी। ये मैंने कभी देखा नहीं। बाकी चीजें तो होती रहती हैं, सफारतकारों को भी हरास कर लिया जाता है कोल्ड वॉर में बहुत सारी, लेकिन बच्चों तक तो कोई नहीं आता। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, बच्चों तक तो कोई भी नहीं आता। जो ये मामला हुआ है अब ये फैमिलीज तक पहुंच गया है सर। अब क्योंकि ये मामला हुआ है, आपके पास वीडियो भी है और हमारा जो नैरेटिव है इस दफा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो आपको लगता है कि इस दफा अब भारत से बात की जाएगी और आलमी तौर पर भी इस मसले को हम उजागर कर सकेंगे बेहतर तरीके से और हमारी बात भी सुनी जाएगी? जी हमारा काम उजागर करना है जी, बेहतर से बेहतर। सुनी जाना ना सुनी जाना वो हर एक के अपने नेशनल इंटरेस्ट होते हैं, ग्लोबल कंसिडरेशंस होती हैं, ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं इसमें। लेकिन सर अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस हो तो आपकी बात फिर वर्थफुल हो जाती है जी। लेकिन मैं जो अर्ज कर रहा हूँ क्योंकि मैं डील करता हूँ नेशनल इंटरेस्ट इसमें पैरामाउंट होता है, इससे थोड़ा फर्क पड़ता है कि आप कौन सा एविडेंस पेश कर रहे हैं। क्या मगर हम पेश करेंगे, हर जगह बताएंगे, इस हर फोरम पे उठाया जाएगा जी। लेकिन सर एक बात तो आप मान लें कि सिफारती सतह पर हमारी वो काविशें नहीं रही हैं। जादेव केस को ले लें, कुछ भी ले लें आप, भारत आपको आलमी अदालत ले गया और वहाँ पर भी हमें थोड़ी सी पसपाई का सामना करना पड़ा है। अब आप भारत में भी देख लें, यही हमारा मसला है। आप इस हवाले से सिफारिश सतह पर क्यों नहीं कर रहे हैं? हम देख रहे हैं अमेरिका में, आप देख लें आपने अभी आपने एक एम्बेसडर को नॉमिनेट किया है जिन पर सवाल उठ रहे हैं अली सिद्दीकी साहब के हवाले से, तो उनकी क्या क्रेडेंशियल्स हैं कि आपने तमाम आयर लेते हुए, जबकि 40 अरब रुपए की करप्शन का इल्जाम है उनको, आपने उस शख्स को नॉमिनेट कर दिया। तो बता सकते हैं आप किस बुनियाद पे किया एक BA डिग्री होल्डर को आपने? नहीं, ये मैं कतन आपसे एग्री नहीं करता कि हमारी कोशिशें नाकाम हो गई हैं, बिल्कुल एग्री नहीं करता। और ये हमारे मीडिया में बहुत पाया जाता है कि अपने आप को मलामत करना, अपने आप को नाकाम बताना। कमांडर यादव की वाइफ और मदर फॉरेन ऑफिसर, इंडियन मीडिया को आग लग जाती है। मुझे समझ नहीं आ रही है कि उसमें अगर हम नाकाम थे तो इंडिया वाले इतने अपसेट क्यों थे? ये तो आपके सामने है ना। अगर हम नाकाम हैं तो इंडिया वालों को तो बड़ा खुश होना चाहिए था, उन्हें कहना चाहिए था देखो यार ये तो बड़े नाकाम। वो तो उल्टा कुछ और कह रहे थे और आपने उसको बड़ा करीब से देखा। फिर हमने उसको फॉरेन ऑफिस बुलाया। हमें कुछ छुपाने को होता तो हम फॉरेन ऑफिस उसको न बुलाते, हम उसको किसी जेल में मिलवाते, छुपा के मिलवाते। हमने कहा जी मीडिया को बुला लें और मीडिया को बुलाकर यहाँ इंडियन मीडिया भी आ जाए, उससे मिल ले, उनसे बातचीत कर ले। ये भी हुआ। उन्होंने कहा जी हम तो इंडियन मीडिया भी नहीं भेजेंगे। हमने अपने सारे मीडिया को खड़ा कर दिया कि जी हमारे पास छुपाने को कुछ नहीं है। ये बड़ी अहम बात है। यानी कि अगर हमारे पास, आप कह रहे हैं ना कमांडर यादव पे पता नहीं आपका ख्याल है कि हम हार गए या क्या हो गया, ऐसी कोई चीज नहीं है। वो एक जासूस है, पाकिस्तान के सरजमीन पे पकड़ा गया है, रंगे हाथों पकड़ा गया है। आज तक हिंदुस्तान जवाब नहीं दे सका कि उसके पास हुसैन मुबारक पटेल का पासपोर्ट क्यों है, वो जाली है या असली है, वो चाबहार में क्या कर रहा था, अगर कमांडर यादव रिटायर हो चुका है तो उसकी पेंशन कब आती है, कैसे आती है। ये सारे सवाल मैं आपको अर्ज करूंगा। लेकिन सर आपका ये नैरेटिव जो है, मुझे मुकम्मल करने दें, मुकम्मल कर, ये जरूरी है जी। आप इतनी ग्रेव एलिगेशन कई दफा लगा देते हैं और कैजुअली इंडिया का फॉरेन ऑफिस बुलाए ना, उसके यादव के क्या करना है क्या नहीं करना बताएं ना। वो कब एक दफा उन्होंने बताया है, मुझे आप बता दें। 2 साल हो गए हम उन्हें लिख रहे हैं, आप हमें बताएं ये आदमी कौन है। कोई जवाब नहीं। आप ये आदमी अगर जासूस था, नेवी का अफसर था, रिटायर हो गया था, बताएं। उनके पास कोई जवाब नहीं है। एब्सोल्यूट अगर है तो मुझे आप बता दें। आप इसको डील, मैं तो इसको डील कर रहा हूँ ना 2 साल से। अगर उन्होंने कोई एक जवाब दिया है, हमें दिया है या अमेरिका को दिया है या UN में दिया है। तो आपने ये तमाम तर कोशिशों के हवाले से बता दिया कि पाकिस्तान जो भी कोशिशें कर रहा है उसमें गुजारिश सुन ले ना, 1 मिनट गुजारिश सुन लें आप। यहाँ पर एक इल्जाम लगाया ना कि ये तो बिल्कुल नाकाम है, सिफारिशकारी ना। अरे इल्जाम की बात नहीं कर रहे, ओवरऑल ये एक परसेप्शन है कि हम अपनी बात को सही हम नहीं कह रहे। आप ये देखिए इस वक्त पाकिस्तान अमेरिका, सर एक सवाल लीजिए, मैं आपको सुनूंगा सर। एक सवाल सुन लीजिए
कि पाक अमेरिका इस वक्त हम ताल्लुकात देख रहे हैं किस नहज पर है। ग्रे लिस्ट में आपको डाला जा रहा है, नॉन नेटो अपने जो है वहां से आपको हटाया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो खुलेआम आपको धमकियां दे रहे हैं। उसके बाद आपने एजाज चौधरी की एक्सटेंशन की जगह, जिनका 17 साल से ज़्यादा 35 साल तजर्बा है, उनकी जगह आपने एक नाइफ पर्सन को जिसका सिफारतकारी का कोई तजर्बा ही नहीं है, उसको आपने नामजद कर दिया। मैं यही सवाल आपसे पहले भी किया था, किस बुनियाद पे यह कदम उठाया गया है? नहीं हुजूर, ये एक अलहदा बात है अपॉइंटमेंट की। ये तो प्राइम मिनिस्टर का प्रीरोगेटिव है, वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो पाकिस्तान की अवाम जिनको इलेक्ट करते हैं वो फिर प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। हमारा कानून, लॉ ऑफ द लैंड जो है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर जिसको मुनासिब समझते हैं उसको अपॉइंट कर देते हैं। लेकिन इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि हमारा अमेरिका से डिसएग्रीमेंट है उनकी साउथ एशिया पॉलिसी पे जो उन्होंने दी हुई है। अगेन अगर हमारा उनसे कोई झगड़ा इस महज पे पहुंच जाता कि बातचीत बंद हो जाती तो सफारतकारी का आप कहते जी फेल हो गई सफारतकारी। ये रिपीटेड मुलाकातें हैं। पहले प्राइम मिनिस्टर सर हम ये नहीं कह रहे कि सफारतकारी किसी तरीके से फेलियर है या फिर जी मैं अगर मुकम्मल कर लूं तो फिर वो अच्छा हो जाएगा ना, फिर आप बोल लें फिर इतना अच्छा रहता है। ये पर माइक पेंस साहब से मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर साहब की साइड लाइन्स पे न्यूयॉर्क में सितंबर में। उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब तशरीफ ले गए, वहां मुलाकातें हुई। उसके बाद उनके टिलरसन साहब यहाँ तशरीफ लेकर आए। उसके बाद मैटिस साहब आए। उसके बाद हमारे 2-3 दफा लीजा कर्टिस एरिस वेल्स आई और अभी हमारी फॉरेन सेक्रेटरी हो गई। सर अब आपका FATF का वक्त भी आने वाला है पाकिस्तान। ये तमाम काविशें इस चीज की इंडिकेटिव हैं कि डायलॉग है और जो सफारतकारी का तरीका है और वो डायलॉग एक कॉमन ग्राउंड को पहुंचने की कोशिश कर रहा है। फेलियर तब होगा जब ये डायलॉग कॉल ऑफ हो जाए और हम कहें अब आपस में हम बातचीत नहीं करेंगे, हमारा तो इतना फासला आ गया कि कॉमन ग्राउंड हम ढूंढ नहीं सकते। अब आप बताएं। जी सर, ये FATF का वफ्द जो है वो भी पाकिस्तान आने वाला है, लेकिन उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है बहरहाल हम उन्हें कन्विंस कर सकें या ना कर सकें, ग्रे लिस्ट में तो हमारा नाम आना है। तो सर ये जो सफारतकारी के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि हमारी जो खारजा पॉलिसी है हम उसके फेलियर की बात नहीं कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा स्लो है या बहुत ज्यादा अपना नैरेटिव प्रेजेंट नहीं कर पाती है दुनिया भर में उस तरीके से जिस तरह से बाकी ममालिक अपना नैरेटिव प्रेजेंट करते हैं। मैं नहीं समझ सक रहा आपकी बात कि किस तरह स्लो है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इतने प्रोएक्टिव थे पुराने कि वो मोदी साहब की ओथ टेकिंग पे चले गए। उस पे मुल्क में ये शिकायत थी कि आप बहुत प्रोएक्टिव हैं। उसके बाद वहां से मोदी साहब यहाँ आ गए, वो भी एक प्रोएक्टिव काम था। अब जब वो प्रोएक्टिव काम हो गए हैं उसके बावजूद आप ये कहें कि जी ये तो बहुत स्लो है, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ना। या तो पाकिस्तान सर तो फिर ये बता दीजिए कि FATF में कितने ममालिक ने पाकिस्तान की हिमायत की टर्की के अलावा? एग्जैक्टली ये नंबर ऑफ कंट्रीज में आपको नहीं बता सकूंगा, मगर FATF जो है उसमें बहुत सारी पॉलिटिकल बातें होती हैं। आप अपनी पॉलिटिकल पोजीशन चेंज कर लें, सारा FATF आपके साथ आ जाएगा। आप अपना नेशनल इंटरेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज कर लें तो वो आपने ये देखना है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। वो इंटरेस्ट पैरामाउंट है या दुनिया को खुश करना पैरामाउंट है। ये बात समझने की जरूरत है कि ये आप आजाद कौमों को आजाद फॉरेन पॉलिसी चलाने के लिए इकदामात करने पड़ते हैं। आप सब बातें मान जाएं, मसाइल खत्म हो जाएंगे। अपना नेशनल इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज कर, ये समझने की जरूरत है। और ये कहना मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं, इसमें जितनी तफसील सर तो ये जो ग्रे लिस्ट वाला मामला है इसको कैसे सुलझाया जाएगा? इस पर बहुत सारे काम हो रहे हैं, स्टेप्स उठाए गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस काम कर रही है और पाकिस्तान पहले भी ग्रे लिस्ट में रहा है, ब्लैक लिस्ट में भी रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये कि हम कोशिश कर रहे हैं, होपफुली आपके सामने इक़दामात की तफसील भी आ जाएगी। और ये सर एक सवाल का जवाब दे दीजिए। अफगानिस्तान का पोरस बॉर्डर है, अभी भी हम देख रहे हैं हमले हुए हैं, कोयटा में ये लाहौर में हमला हुआ, इसमें भी हमने देख रहे हैं कि वहाँ से फाटा और अफगानिस्तान से ताल्लुक है। आपकी अभी तक जो आपका एक नैरेटिव था पाकिस्तान का कि तालिबान को भी जो है वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आना चाहिए। हमने जो है या जो हमारी जो आप हालात थे, हम नहीं चले। आप कहते हैं खारजा पॉलिसी पे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। लेकिन आप देखें इस वक्त अफगानिस्तान में भी हमारे दुश्मन मौजूद है, हमारा वेस्टर्न बॉर्डर ईस्टर्न बॉर्डर सारे जो है वल्नरेबल बन चुके हैं। तो हम इस वक्त आइसोलेशन का शिकार नहीं है क्या? हम क्यों इस नहज पर पहुंचे हैं कि इस वक्त हर तरफ हमें दुश्मनों ने घेरा हुआ है? ये आपका परसेप्शन है जी, हम इसको नहीं मानते कि जी ये कोई हम आइसोलेटेड है। पिछले साल ECO समिट मार्च में पाकिस्तान में हुई, 8 हेड्स ऑफ स्टेट और 8 हेड्स ऑफ गवर्नमेंट 2 हेड्स ऑफ स्टेट इस बात का सबूत थे यहाँ कि हम आइसोलेटेड नहीं हैं। तो आपके कहने से तो हम आइसोलेट नहीं ना हो जाएंगे अगर वो 11 हेड्स ऑफ गवर्नमेंट यहाँ नहीं आएंगे। दैट विल बी इंडिकेटिव कि हमारे साथ कोई नहीं खड़ा हुआ।
यहाँ ये सार्क समिट चूंकि स्कटल कर दी थी इंडिया ने, तो ये यहाँ पे ECO समिट हुई थी। सार्क का प्रोसेस रुक गया, ECO का शुरू हो गया, ये रुक जाएगा तो कुछ और हो जाएगा। ये इसीलिए यहाँ पे आ रहे हैं कि हमारा कोई आउटरीच है। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर मोहम्मद फैसल हमारे साथ मौजूद थे और तमाम तर खारजा अमूर के हवाले से उन्होंने हमें और मुफस्सल अंदाज में सारी तफसीलात बताई। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। नफीस नईम साहब आप भी हमारे साथ शरीक गुफ्तगू रहे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद आएंगे तो क्या बात करेंगे सब? जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो डेफिनेटली हम बात करेंगे सूद के हवाले से, इंटरेस्ट के हवाले से और मजीद भी बहुत सारी चीज़ें हम शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस की। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। आज जनाब इस वक्त हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है मुफ्ती साहब ने, डॉक्टर फजल अहमद साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत खुशी हुई आज आपको अपने स्टूडियोज में देखकर। आपको अजर दे। जी जी जी, हम आज बात कर रहे हैं मुफ्ती साहब सूद के हवाले से जी। तो उस हवाले से बताइए कि इस्लाम में इसकी कितनी इजाज़त है, कितनी इसके हवाले से जो है मना किया गया है? बेटा सूद जो है ये अहद रिसालत ज़माने जाहिलियत में भी ज़ाहिर तो कबल भी इसका रवाज था। जब इस्लाम आया, अल्लाह की आखिरी किताब, आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होना शुरू हुआ। उसमें अल्लाह ताला ने एक जामे बयान दिया हमारे लिए सूद के बारे में, चूँकि काफिर लोग सूद के मफ़हूम को भी नहीं समझ रहे थे। वो तो कहते हैं जैसे कारोबार है ऐसे सूद है, कोई मसला नहीं। चुनांचे कुरान करीम ने हमारी रहनुमाई की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं अल्लज़ीना याकुलूना रिबा, जो ये सूद खाते हैं, ला यक़ूमून इल्ला कमा यक़ूमुल्लज़ी, वो क़ब्र से इस तरह उठेंगे जैसे वे किसी को यतख़ब्बतहु शैतान मिनल मस से, कि किसी पर जिन और जादू का असर हो जाता है ना, पागलपन, क़ब्र से इस तरह उठेंगे। इसलिए वो ये कहते थे इन्नमल बैयु मिस्लुर रिबा, कारोबार भी तो सूद की तरह है। अल्लाह ताला फरमाता अहल्लल्लाहुल बैय व हर्रमर रिबा, अल्लाह ने भाई कारोबार को हलाल किया है, सूद को हराम किया है। ये कुरान करीम में चंद आयत पेश कर दो, उसके बाद फिर हदीस की तरफ आते हुए इसकी वजाहत मज़ीद करता हूँ। फिर एक जगह कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बि सदक़ात, अल्लाह जो है सूद को घटा देता है और सदक़े को बढ़ा देता है। फिर ये कहते हैं जो सूद देते हैं, अल्लाह ने उनकी नीयत और आदत पर भी गुफ्तगू फरमाई। फरमाया ओमा आता ही तुम मिल रहे, जो तुम सूद देते हो यरबूफी अमवालिन नास, लोगों को देकर समझते तुम्हारा माल बढ़ रहा है, तुम्हारा माल फला यरबू इंदल्लाह, अल्लाह के ये नहीं बढ़ रहा है माल, बल्कि उमाता है तुम मिन ज़कातिन, जो ज़कात देते हो तुरीदून वजह अल्लाह की रज़ा के लिए, उलाइक हुमुल मुज़ाफ़ून, वो इसमें बढ़ोतरी है। मसलन अब और जगह तो इतनी सख्त ताकीद की गई है जो सूद खाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वज़रुर रिबा, फरमाते हैं ईमान वालों अल्लाह से डरो और सूद को छोड़ दो। अगर तुमने सूद को नहीं माँ और जो अगर सूद को नहीं छोड़ा फ़इन तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह के रसूल से जंग करने के लिए तैयार। कितनी शिद्दत है इसमें। आपने कुरान करीम व फुरकान हमीद की दीगर आयात के हवाले से बता दिया कि जो सूद का लेन देन कर रहे हैं उनके ऊपर अल्लाह ताला ने कितनी खबरी का इज़हार किया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारा एक हदीस सुन लीजिए। बिल्कुल पेश। आजकल बैंकिंग का निज़ाम है जी, लिखत पढ़त है, तो फिर मामलाती सूद भी है। फरमाया जिसने सूद खाया, जो सूद ले रहा है, जो सूद दे रहा है, सूदी कारोबार में जो लिखने में लिख रहा है या उस पर गवाह बन रहा है, सब पर अल्लाह ने लानत फरमाई है। अब सूद क्या है? असल में फ़र्ज़ कीजिए आपके पास 1 करोड़ रुपया है, आपके पड़ोस में एक आदमी बिल्कुल कुछ नहीं उसके पास जी, यानी नानो शबीने को मोहताज है जी, वो आपके पास आता है कि भाई मुझे कुछ पैसा दे दो। आप कहते हैं पैसा तो दूंगा, 1-2 लाख तुम्हें दे देता हूँ,
हर महीने में इस पर मुझे 10,000 रुपया दोगे या 5,000 दोगे, फिक्स कर लिया। यानी उसमें ये नहीं हुआ कि ये तुम कारोबार करो। इस्लामी तरीका क्या है, अगर आप उस बंदा अगर आपसे कहता दे दो, आप कहते हो तुम्हारी सलाहियत क्या है, तुम्हारे पास हुनर क्या है, कहना मैं ये काम जानता हूँ। फिर हमने कहा मैं पैसा ले लो, जिसको मुशारका या मुजारबा कहते हैं। आप इन पैसों से काम करो, जो नफ़ा होगा उसको इतना अखराजात काट कर इतने फीसद इतना आप इतना हम लेंगे। दूसरी बात ये, जब इसमें नुकसान होगा तो वो भी मैं उसमें शराकत दोनों में। लेकिन सूद क्या फर्क नहीं हुआ। आपने जो 2 लाख उसको दिया, सूद की तारीफ सुनिए। आपने कहा हर तीसरे महीने 5,000 मुझे देना ही देना है, और अगर नहीं दोगे उसमें मजीद बढ़ेगा, 1,05,000 हो जाएगा। इस तरह करते करते साल में 1,60,000 हो गया। अब ये सूद मुरक्कब होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बेचारा गरीब दे नहीं पा रहा है। बिलाखिर कहते हैं तुम्हारा ये जो घर है ना, ये मुझे दे, तुम जो किसी मुझे इसकी कोई गरज नहीं। अच्छा मुफ्ती साहब, ये सूद की आपने डेफिनेशन बता दी, ये एक आम सी डेफिनेशन है और लोग इस हवाले से थोड़ा सा जानते भी हैं। कुछ चीज़ें अब ऐसी भी हैं क्योंकि दौर जदीद है, मुख्तलिफ तकाज़े हैं, बैंकिंग सिस्टम आ चुका है और उसकी मुख्तलिफ पॉलिसीज़ हैं। अब लोग चूँकि इस्लामिक फाइनेंसिंग, इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से भी बात की जाती है कि इस्लामिक बैंकिंग है और उसमें आप इन्वेस्ट करें तो अब वो सूद नहीं है। इस हवाले से भी आपसे मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे, क्योंकि अभी फ़ौरन हमें एक इंस्टेंट ब्रेक का कहा जा रहा है, तो ब्रेक के बाद आकर डिस्कशन के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। आज तो वक्फे पर जाने से पहले सब हम बात कर रहे थे मुफ्ती साहब से कि सूद की जो उन्होंने एक शक्ल बताई वो आम तौर पर लोगों को मालूम है। मेरा सवाल ये था मुफ्ती साहब कि बहुत सारी ऐसी डॉक्टर साहब ऐसी बहुत सारी शक्लें अब आ चुकी हैं बैंकिंग निज़ाम की वजह से, दौर जदीद के मुख्तलिफ तकाज़े हैं। उस हवाले से भी थोड़ी रोशनी डालिएगा कि लोग किस तरह से सूद के अमल से बचें, क्योंकि इस्लामिक फाइनेंसिंग की मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग वाली चीज़ें हमारे सामने मौजूद हैं। इन चीज़ों में क्या शरीयत कहती है? देखिए बिस्मिल्लाह, जैसे मैंने शुरू में कहा, इस 2 तरह का निज़ाम में मईशत बैंकिंग निज़ाम चल रहा है। एक इस्लामिक बैंकिंग निज़ाम के नाम से शुरू किया गया काफ़ी अरसे से, जो एक ज़माना अरसे से जो चल रहा है पुराना निज़ाम वो है। अब इसमें उलमा ने वाकई बहुत मेहनत की है, जिसमें मोहम्मद तकी उस्मानी साहब हैं और वही राबिततुल आलम अल इस्लामी, अल मजमू अल फुक़हा, इस तरह बहुत से इदारे हैं कई मुल्कों में। इस सऊदी अरब में इसके मुदीर आला जो है हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हैं जी। तो एक नया निज़ाम देने के लिए, ताकि लोगों के सवाल का जवाब मिल जाए, इस्लाम मुकम्मल है तो इसका माशी निज़ाम क्या है, सही बैंकिंग निज़ाम क्या है, बड़ी मेहनत करके उसका मुतबादिल के तौर पर इस्लामी मईशत का एक निज़ाम मुतारफ़ कराया। उससे पहला उसूल जो है मुशारका है। मुशारका का और मुजारबा है। मुजारबा की तारीफ़ ये है, एक कारोबारी बॉडी है जैसे बैंक है, उस बॉडी से आप एक मुआहिदा करते हैं, वो आपसे आकर एक मुआहिदा करते हैं कि भाई आप मेरा ये अकाउंट खोल लें, आप मुझे इतना पैसा दे दें, 10 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपया, तो हम इसको लेकर एक मुद्दत तक कारोबार करेंगे, 3 साल 5 साल। उस कारोबार में जो नफ़ा होगा उस आपस में अखराजात को तकसीम करके नफ़ा हम तकसीम करेंगे। आम तौर पर अल्लाह का शुक्र है, कारोबार में बैंकिंग निज़ाम में जिस इस्लामी मईशत के उसूल के तहत काम हो रहा है, ये सबसे मेरा राब्ता रहा। यानी घाटे का मुमकिन इम्कान कम है, क्योंकि अल्लाह खैर आफियत बरकत नाज़िल करने वाला है। यहाँ अलबत्ता जो मुनाफा है ये कभी कम कभी ज़्यादा, लेकिन एग्रीमेंट में ये बात शामिल कर दी जाती है कि नुकसान होगा हम दोनों बर्दाश्त करेंगे और नफ़ा होगा तभी हम लेंगे। ये एक बड़ी काफिशानी के साथ ये निज़ाम मुतारफ़ कराया और बड़ी कामयाबी से चल रहा है। और मैं तो अभी सुना है, मैंने लंदन और अमेरिका वाले भी इस पर काम कर रहे हैं कि ये इतना कामयाब क्यों है। इस कामयाब इसलिए उस सूदी निज़ाम का मुतबादल है। सूद जहाँ ख़त्म करने की नीयत होगी, अल्लाह की रहमत बरकत शामिल हो जाएगी। सुनाइए, जो आप इस्लामी बैंकिंग में 1000 खराबी अगर मौजूद भी है, उनकी इस्लाह की जा सकती है। उस बैंकिंग निज़ाम से
करोड़ा दर्जा ये बेहतर है। आप इस्लामी बैंकिंग निज़ाम से फ़ायदा उठा सकते हैं, हमारे नाज़रीन उठा सकते हैं, इसमें कोई कबाहत नहीं है। सही। अच्छा, बैंकिंग निज़ाम के हवाले से बात हो रही है तो एक जनरल परसेप्शन ये भी है डॉक्टर साहब कि जो लोग बैंक्स में काम करते हैं तो उनके हवाले से भी कहा जाता है कि जो वो अर्न करते हैं या जो भी उनकी कमाई का हिस्सा होता है वो भी कंसिडर किया जाता है कि जी वो सूद के हिसाब किताब से आती है। बहुत ही अच्छा सवाल है। इस वक्त हमारे साथियों के कसीर तादाद है जो बैंकिंग निज़ाम में मुलाजमत से वाबस्ता हैं, उनके लिए दरीना मसला भी है। अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक उस निज़ाम सऊदी में इनको हिस्सा पार्टनर नहीं बनना चाहिए था। इसलिए कि हदीस में बयान कर चुका हूँ, सऊदी कारोबार करने वाला, उसमें लिखने वाला, उसके गवाह बनने वाला, सब पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की रोशनी में अल्लाह की लानत है। जब ये बात आ गई, अब जो लोग मुलाजमत वहाँ कर रहे हैं, फुक़हा ने इस पर अभी जदीद असर हाजिर में भी बड़े उलमा बैठ कर एक मसले पर गौर किया। उनके लिए एक मुतारफ निज़ाम जैसे इस्लामी बैंकिंग दे दिया। जैसे उनको इस्लामी बैंकिंग निज़ाम में मुलाजमत मिले या कोई और सूद से पाक मुलाजमत मिले, फ़ौरन छोड़कर वहाँ चला जाना चाहिए। तनख्वाह को नहीं देखना चाहिए, अल्लाह की रज़ा को देखना चाहिए। तनख्वाह यहाँ अगर 5 लाख है और गैर सूदी मुलाजमत में अगर 2 लाख भी मिल रहा है तो वो 2 लाख 5 लाख से बेहतर होगा। एक तो ये बात है। जब तक उनको कोई मुलाजमत न मिले वो क्या करे, अपनी जिद्दोजहद इखलास के साथ, इखलास और नियत के साथ, ये नहीं है बहाना बना दें हम ढूंढ रहे हैं मिलेगा तो छोड़ दें, ये नहीं। इखलास नियत और खौफ खुदा की बुनियाद पर उस वक्त तक वो जिहाद करें, मुलाजमत की तलाश में रहें। अल्लाह मुझे माफ़ करना, मैं इस बुराई में मजबूरन आ गया हूँ, मुझे यहाँ से निकाल। हमेशा दुआ भी करे, कराहियत के साथ नौकरी करे, क्योंकि वो मेहनत कर रहा है, उसकी उजरत पा रहा है, इसलिए उलमा ने थोड़ी सी इजाज़त दी है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप उलमा की इजाज़त के हवाले से बता रहे हैं और नियत के ऊपर सारी बात आती है कि आपके दिल में खुलूस नियत होनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए। डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि सूद की क्या मुख्तलिफ इक़साम है और इस पर रोशनी डालिएगा कि इंश्योरेंस की जो पॉलिसी होती है, ख़ासतौर पर बीमा पॉलिसी यानी ज़िंदगी के हवाले से जो पॉलिसीज़ दी जाती हैं, उसकी कितनी गुंजाइश है शरीयत के अंदर? क्योंकि सरकारी तौर पर अगर देखें तो इश्तिहारात में ये चीज़ कही जाती है कि बीमा पॉलिसी जो है जायज़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हज़रत मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी मरहूम की किताब है बीमा, नामी बीमा है, नाज़रीन समाअत करने उसको पढ़ लें। उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा है कि ये हराम है शरई नुक्ते नज़र से। अच्छा, इसलिए कि ज़िंदगी का मालिक खुदा है, किफ़ालत की ज़िम्मेदारी भी खुदा की है और माँ बाप पर जो ज़िम्मेदारी आयद की गई एक आरज़ी ज़िम्मेदारी है। शौहर पर बीवी की जो जिम्मेदारी डाली अल्लाह ने डाली है, लेकिन किसी इदारे को इस तरह अपनी ज़िंदगी का सौदा करने देना इस्लाम में जायज़ नहीं है। ठीक, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फजल अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे और इंतहाई अहम टॉपिक के ऊपर जो है वो डिस्कशन कर रहे थे, हमें बता रहे थे कि क्या जो है वो इस्लाम के अंदर किन चीज़ों की इजाज़त है और किन चीज़ों की इजाज़त नहीं है। और अगर हम यही कहते हैं कि सूद के हवाले से अगर बात की जाए तो ओवरऑल इसको इस्लाम ने नापसंद किया है और यही है ओवैस कि जो भी आप कमाएं मेहनत से कमाएं और हार्ड वर्क करें और अल्लाह पर यकीन रखें तो यकीनी तौर पर आप इन तमाम चीज़ों से बच सकते हैं। बिल्कुल, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे, सर आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया भाई।